हेलो डियर स्टूडेंट, प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्रकाश का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं और इस तरह से हम आपको प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, विक्षेपण, ठीक है, इस तरह के टॉपिक को हम क्लियर कर रखे हैं। जो स्टूडेंट लोग वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो जा कर के अवश्य देख लेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अभी हम आपको वीडियो में सिर्फ जो है थ्योरी पेपर अभी करवा रहे हैं, सब आपको हम क्या करें कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पेपर ही मिलेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही दिया जाएगा, क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा। हम आपके लिए एक सेशन लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे। तो अभी हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं क्वेश्चन लेकर आप भी जाऊँ तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते जाइए। और ऐसे भी हम हर एक टॉपिक का एक दो क्वेश्चन देते ही हैं, तो उस तरह से आप अपना अभी तक उसी से काम चलाइए। बाद में जब सारे पूरा प्रकाश का टॉपिक कवर हो जाएगा तो हम एक पूरा हॉल सिलेबस से एक पूरा प्रकाश का टॉपिक से एक सेशन लेकर आएंगे जिसमें कि आपके सारा प्रश्नों का एक अभ्यास हो जाएगा। तो आज हम लोग का टॉपिक समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या। आज हम लोग जानेंगे कि जब दो समतल दर्पण कुछ एंगल पर रखा हुआ हो तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि अक्सर आप लोग देखे होंगे, सैलून में गए तो आप लोग देखते हैं कि आप सामने बैठे हैं तो सामने भी प्रतिबिंब आ रहा है, पीछे भी प्रतिबिंब आ रहा है, और इनफाइनाइट देखिएगा तो बहुत सारा इमेज बन रहा है। तो आखिर ये सब कैसे होता है? तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वह समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेजेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या। और हम लोग इसको मान लेते हैं कि यह जो डिनोट किया जा रहा है एन से डिनोट किया जा रहा है। अब हम दो समतल दर्पण कैसे लेंगे? तो देखिए, जो दो समतल दर्पण होगा वह इस तरह से मान लेंगे। ये है समतल दर्पण, एक इधर और एक इधर, इस तरह से। और ये जो दर्पण इसके बीच में कितना एंगल है? थीटा एंगल है। क्या है? थीटा एंगल है। तो देखिए, इसमें है जो वस्तु को हम दो तरह से रख सकते हैं, ठीक है। अब ये थीटा एंगल है और इसमें हम क्या कर सकते हैं? वस्तु को दो तरह से रख सकते हैं। दो तरह से रख सकते हैं का मतलब क्या? देखिए, ये जो लाइन है यहाँ से देखिएगा तो क्या होगा, एक इधर बढ़ जाएगा और एक इधर बढ़ जाएगा। तो ये हो गया सिमेट्री एक्सिस को कहते हैं, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और देखिए, और अगर हम सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर आप जरा देखिए, ये हमने मान लिया कि एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है जो ऊपर से रंगा हुआ है, नीचे से परावर्तक सतह है इसका, और एक हमने ये लगा दिया एक और प्लेन मिरर, और इन दोनों के बीच में का जो एंगल है वह थीटा है। कितना एंगल है? ये थीटा एंगल है। तो देखिएगा यहाँ भी आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आएगा। ये देखिए, ये है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से क्या हो रहा है कि ऊपर नीचे जो है दोनों पोर्शन क्या हो रहा है, आधा आधा भाग में बट जा रहा है। तो कहते हैं कि यह क्या है, इसका एक मान लीजिए कि एक्सिस है जो क्या कर रहा है, दोनों को बराबर भाग में देखिए तो बांट रहा है, इधर भी ऊपर में, और थीटा क्या है, दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो वस्तु को हम दो कंडीशन से रख सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि वस्तु को हम दो कंडीशन में रख सकते हैं। पहला कंडीशन, या तो ऊपर रख दिए या तो नीचे रख दिए, ये एक कंडीशन हो गया। या ऊपर रखिए नीचे रखिए, वो एक ही कंडीशन माना जाएगा, ठीक है। मतलब कि उसको माना जाए कि वह असिमेट्री में रखा हुआ है, सिमेट्री में नहीं रखा हुआ है, वह असिमेट्री में रखा हुआ है। मतलब कि या तो ऊपर या तो नीचे रखा हुआ है। दूसरा है कि हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को डायरेक्ट जो सिमेट्री लाइन है हम उसी के ऊपर रख देंगे। तो हमारे पास वस्तु रखने का दो कंडीशन होगा। वस्तु रखने का क्या कंडीशन होगा? दो कंडीशन होगा। कंडीशन वन कि हम क्या कर दिए, सिमेट्री एक्सिस पर रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं? सिमेट्री एक्सिस पर रख दिए हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि इसको हम असिमेट्री कंडीशन में रखे हैं। क्या रखे हैं? असिमेट्री एक्सिस पर रखे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए,
तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा n बराबर 360 डिग्री, n बराबर 360 डिग्री बटा में दो समतल दर्पण के बीच का एंगल, दो समतल दर्पण के बीच का एंगल। मान लीजिए ये हम एक समतल दर्पण ये है, एक समतल दर्पण ये है मेरा हाथ, तो इसको हम लोग ऐसे कि इसको ऐसे कर लिए, देखिए ऐसे, तो ये हो गया हमारा क्या एंगल हो गया। तो फॉर्मूला क्या, n इक्वल टू 360 डिवाइड में थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड देने पर कोई भी चीज़ संख्या को कोई भी संख्या में अगर भाग दीजिएगा तो क्या हो सकता है, संभावना यही है कि पूरा पूरा कट जाए या तो फ्रैक्शन में आएगा, पूरा पूरा कट जाए या कुछ रिमाइंडर में बढ़ जाए। तो रिमाइंडर में जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न होगा। और जो पूरा पूरा कट गया है वहाँ पर फिर से दो कंडीशन, एक हो जाएगा सम संख्या, एक हो जाएगा विषम संख्या। तो पूरा ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास डिवाइड देने के बाद जो पॉसिबिलिटी आ रहा है वह इवन नंबर आ सकता है, ऑड नंबर आ सकता है और फ्रैक्शन आ सकता है। ऑड और इवन का तो समझ में आता है कि पूरा पूरा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन फ्रैक्शन वाले में क्या हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन को पुनः डिवाइड दिया जाए, भाग लगा जाए, तो वह पॉइंट में आएगा। क्या हमारा प्रतिबिंब पॉइंट में बनेगा, क्या पॉइंट में मान लिया आ गया आपका 1.33 आ गया, 1.46 आ गया, तो 46 और ये 0.33 ये सही नहीं है। इमेज जब भी काउंट होगा तो हमेशा पूरा प्रतिबिंब काउंट होगा। तो इस सब सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहला कंडीशन मान लीजिए कि आपके पास आ गया, डिवाइड दिए, n का जो वैल्यू आया वो आ गया आपका विषम संख्या आ गया। क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। n का जब डिवाइड दिए तो आपका आ गया विषम संख्या। जैसे कि आपका आ गया 5, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, इस तरह से आ गया। n बराबर क्या आ गया, विषम संख्या आ गया है। विषम संख्या ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 83, ये आ गया है विषम संख्या। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, अगर विषम संख्या आ गया तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वह उतना ही होगा जितना कि आया है। लेकिन कंडीशन क्या है, आंसर क्या होगा, आंसर n ही आंसर होगा, आंसर n ही होगा। कंडीशन ये है कि वह असिमेट्री में रखा हुआ होगा, तब किस में रखा हुआ होगा, असिमेट्री, असिमेट्री कंडीशन में रखा हुआ होगा तब। लेकिन अगर यही विषम संख्या आया है और सिमेट्री कंडीशन में रखा हुआ है तो आंसर आपका n-1 हो जाएगा। किस में, सिमेट्री कंडीशन में रखा हुआ होगा तब, सिमेट्री कंडीशन में रखा हुआ तब। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है कि थीटा जो है वह, थीटा जो है आपके पास 20 डिग्री दिया हुआ है, 120, थीटा जो है आपका 120 डिग्री दिया हुआ है। दो समतल दर्पण के बीच में जो एंगल है वह 120 डिग्री दिया हुआ है, और वस्तु को अभी हम कहीं भी रख लिए हैं, और वस्तु को अभी हम क्या रखे हैं, असिमेट्री रखे हैं, असिमेट्री। असिमेट्री रखने का मतलब कि ये एक्सिस पर हम ध्यान ही नहीं दिए हैं कि कहाँ रखा गया है, ऐसे रख दिया गया है, ऐसे रख दिया गया है, कहीं भी रख दिया गया है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होगा, n बराबर 360 और डिवाइड में 120। तो यहाँ से कटेगा तब कितना जाएगा, 3। तो क्या इसमें -1 करेंगे, नहीं, -1 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बोल दिया गया कि असिमेट्री रखा हुआ है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा 3। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता, इसी में अगर कंडीशन डाल देता कि थीटा बराबर 120, थीटा बराबर 120, लेकिन क्या बोला, ये सिमेट्री कंडीशन में रखा है। किस में रखा है, सिमेट्री कंडीशन में रखा है। तो आपको क्या करना है, थीटा इक्वल टू 360 डिवाइड में 120, भाग दीजिएगा तो 3 तो आया है, सही है। कब, जब वह एसिमेट्री में रहता तब, लेकिन सिमेट्री है तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस, और आपका प्रतिबिंब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो कहानी रह गया किसका, विषम संख्या का। इसके बाद आता और क्या संभावना हो सकती है, तो संभावना यह भी हो सकती है कि जो इस बार
प्रतिबिंबों की संख्या है वह इवन नंबर में आ जाए, इवन नंबर में आ जाए। दूसरा कंडीशन है n बराबर क्या आ गया है, सम संख्या आ गया है। क्या आ गया है, सम संख्या आ गया है, इवन नंबर आ गया है। इवन नंबर कहने का मतलब है आपका आंसर क्या आ रहा है, मान लीजिए कि डिवाइड करने पर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, इतना आ रहा है, तो क्या यही से टिक कर देंगे? नहीं। जब आपका डिवाइड करने पर सम संख्या है ना, तो उसमें क्या करना है आपको, n-1 करना है, n-1 करना है। मान लीजिए आपका क्या आंसर आ रहा है 2, तो 2 में से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, ठीक है, उसमें से 1 घटाएंगे। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है इसमें कि चाहे सिमेट्री हो, चाहे सिमेट्री हो या असिमेट्री हो, क्या हो, चाहे असिमेट्री हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इसमें से 1 घटाना ही घटाना है हर हाल में। क्या करना है, 1 घटाना ही घटाना है, हर हाल में घटाना है, ठीक है, 1 आपको घटाना ही घटाना है। उसके बाद तीसरा में आता है आपका कि n बराबर क्या आ गया है, फ्रैक्शन आ गया है, भिन्न आ गया है। n क्या आ गया है, भिन्न आ गया है। अगर फ्रैक्शन आ जाएगा तो क्या करना है, अगर फ्रैक्शन आ जाए तो आपको करना क्या है कि भिन्न को दशमलव में बदलें, भिन्न को दशमलव में बदले। दशमलव में बदलने के बाद दशमलव के बाद के अंक को, दशमलव के बाद के अंक को हटाकर सम विषम का नियम लगाएं, सम एवं विषम का नियम लगाएं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में मान लिया कि आप डिवाइड दिए, तब आपका आ गया 2.33 आ गया। इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे सीधे डायरेक्ट पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट आ गया है, फ्रैक्शन वाला पार्ट, पॉइंट के बाद जो पार्ट आया है उसको हटा देंगे और शायद सीधे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सम में कन्वर्ट होगा, सम में कन्वर्ट होगा या विषम में कन्वर्ट होगा। अगर सम में कन्वर्ट हुआ है तो आपको पता रखे हैं कि सम होने पर क्या होता है, उसमें से 1 घटाना पड़ता है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। अगर मान लिया आपके पास ऐसे रहा 3.56 ऐसे अगर आया है तो पॉइंट को हटाएंगे पहले तो 3, और 3 आपको तो पता ही है कि ये क्या है, विषम है, और विषम जब आता है तो आंसर में वही हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है सम और विषम में कि कैसे बनता है प्रतिबिंबों की संख्या। सपोज दैट, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिए आपसे कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा, 360। प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा, 360 बटा में 90, 360 बटा में 90। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया ना। तो आपको पता है कि 4 आ गया, सम संख्या है, और 4 सम संख्या है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 में से 1 घटाना पड़ेगा। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। उसी तरह से मान लीजिए आप दूसरा एग्जाम्पल ये कि मान लीजिए आपके पास आ गया, इसमें क्या लिखो, n बराबर भिन्न, तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 80 डिग्री दिया हुआ है। अगर 80 डिग्री दिया हुआ है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा, 360, और डिवाइड देंगे उसको 80 से, तो ये तो कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36, तो देखिए कितना आ गया, 4.5 आ गया, 4.5 आ गया। तो आपको पता रखें कि जब फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करना रहता है, फ्रैक्शन में जब आ जाए तो पॉइंट के बाद का जो डिजिट है उसको हटा दीजिए, मतलब 5 को एलिमिनेट कर देंगे, तो देखिएगा आपका क्या बच गया, 4 बच जाएगा। और 4 कैसा है, सम संख्या है। अगर 4 सम संख्या है तो इसमें हम क्या आपको बोले हैं, 1 घटाने के लिए बोले हैं,
तो घटा दिए कितना इमेज, 3 इमेज। तो इस तरह से प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात किया जा सकता है अलग अलग कंडीशन में। और हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, कितना दूरी पर बनता है, कोई वस्तु अगर समतल दर्पण की ओर दौड़े तो वस्तु कितना से प्रतिबिंब कितना से दौड़ता हुआ नजर आता है, ये सब सारा हम बता रखे हैं। तो आज हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेकर आए हैं जिसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दें। इसलिए दें ताकि हमें पता चल सके कि हाँ हमारे द्वारा पढ़ाए हुए चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो और जुड़े रहे प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। खुद भी देखें और अपने आसपास पड़ोसी लोग को भी दिखाएं, उन्हें भी शेयर करें। और एक बात और भी है कि हम बार बार आपको हम ये बोलते आ रहे हैं कि आप वीडियो में नाइस कमेंट लिखते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें हमारे सवालों का जवाब भी का आंसर भी कमेंट में लिखें। इससे क्या होगा कि हमें समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हैं। देखिए जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको वो सीधे समझिए कि वही है कि वो ऊंचाई पर तो जाना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं होगा कि अगर आप पढ़े भी नहीं लिखे भी नहीं और सोचे कि हम अपन कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कामयाब होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। देखिए हाँ, सवाल आपके लिए है SW के तौर पे, आपको ये जवाब देना है कमेंट में। पहला क्वेश्चन ये है, दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री 90 डिग्री का, दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का झुकाव है। क्या है? झुकाव है। झुकाव है। दो समतल दर्पण के बीच में 90 डिग्री का झुकाव है। तो आपसे पूछा क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? ए, यदि वस्तु सिमेट्री रखा हो। यदि वस्तु क्या हो? यदि वस्तु सिमेट्री रखा हो। सिमेट्री का मतलब समझा है ना। और दूसरा है, यदि वस्तु असिमेट्री रखा हो। यदि वस्तु क्या हो? असिमेट्री रखा हो। ये दूसरा कंडीशन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, 120 डिग्री झुकाव वाले दो समतल दर्पण के बीच वस्तु को सिमेट्री रखने पर, क्या रखने पर? सिमेट्री रखने पर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। ये हो गया। थर्ड में है, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया है तो आपको सीधे असिमेट्री ही लेकर चलना है। असिमेट्री लेकर के चलना है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हो तो आपको सीधे
असिमेट्री लेकर ही चलना है। एक 180 डिग्री झुकाव वाले 180 डिग्री झुकाव वाले दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। 180 डिग्री झुकाव वाले दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। ये भी लिखा है कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पुनः पूछे जाएंगे। तो आपको ये भी बताना है दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। और भी सवाल है, आपसे ये भी पूछा गया है कि यदि पचास सेंटीमीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, कहाँ पर रखी हुई है? तो आपको ये भी ध्यान रखा है कि समतल दर्पण के सामने रखी हुई है, ठीक है। समतल दर्पण के सामने, कहाँ? समतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से कितनी होगी? वस्तु से कितनी होगी? एक ये क्वेश्चन। और आपके पास ये भी क्वेश्चन है, पचहत्तर डिग्री झुकाव 75 डिग्री झुकाव वाले दर्पणों में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके कमेंट में मेंशन करना है कि इसका जवाब क्या होगा, और हम लोग इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ ही आज के इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, खुद भी देखना है, और दूसरों को, अपने जो भी दोस्त लोग हैं, फ्रेंड है, परिजन है, जान पहचान वाले हैं, उन सभी को शेयर कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।